हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेस क्लासेस में। तो आज हम लोग बायोलॉजी में जल के बारे में पढ़ेंगे कि जल को किस प्रकार से हमें उपयोग करना चाहिए और अगर वो बेकार हो रहा है, बेकार जा रहा है तो उसे हमें किस तरह से सेव करना है, यानी कि जल को बचाना है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे और बचे हुए जल का किस प्रकार से हमें उपयोग में लाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? अपशिष्ट। तो क्या आप लोगों को अपशिष्ट के बारे में पता है? अपशिष्ट क्या होता है? अपशिष्ट यानी कि शेष बचा हुआ पदार्थ, शेष बचा हुआ कोई भाग, चीज। ठीक है, क्या होता है? मतलब कि जब किसी वस्तु का हम उपयोग कर लेते हैं और उपयोग कर लेने के बाद जो शेष बचा हुआ भाग होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अपशिष्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? अपशिष्ट कहेंगे। किसी भी पदार्थ का प्राथमिक उपयोग करने के बाद जो शेष बचता है उसे क्या कहते हैं? अपशिष्ट कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए नगर पालिका घरेलू कचरा, जल अपशिष्ट, सीवेज यानी कि शारीरिक मल मूत्र जो हम लोग त्यागते हैं उसको क्या कहेंगे? अपशिष्ट कहेंगे। रेडियोधर्मी अपशिष्ट, ये क्या है? पॉल्यूशन है। तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग मार्केट से सब्जी खरीद के लाएं और पॉल्यूशन में फेंक दिए ले जाके, ऐसा तो नहीं होता है ना? क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि पहले हम लोग उसका प्राथमिक उपयोग कर लेते हैं, सब्जी को बना के अच्छे से खा लेते हैं और फिर जो बचा होता है छिलका वगैरह उसको क्या करते हैं? फेंक देते हैं। मतलब वो क्या हो गया? अपशिष्ट हो गया। चलिए, तो आज हम लोग अपशिष्ट जल के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब जल का जो बचा हुआ, यूज़ करने के बाद जो जल बचा हुआ रह जाता है, शेष भाग रह जाता है, उसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे और उसको कैसे उपयोग करेंगे। चलिए, झाग से भरपूर। सबके घर में मम्मी लोग कपड़ा धुलती होंगी, तो सर्फ का पानी जो होता है तो वो क्या होता है? झाग से भरपूर होता है। तो उसका फर्स्ट यूज़ तो हम लोग कर लेते हैं कि कपड़ा धो के कपड़ा को साफ कर लेते हैं, है ना? उसके बाद जो झाग बचा हुआ होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अपशिष्ट जल कहेंगे। वो जो झाग से भरपूर जल की मात्रा होगी वो अपशिष्ट जल हो जाएगी, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? नाली में बहा देते हैं, है ना? बट बहाना नहीं चाहिए, उसका हम लोगों को कहीं ना कहीं यूज़ कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा जगह हम लोग उसका उपयोग कर ले ताकि वो यूज़ में आ जाए, व्यर्थ ना जाए। तो वही चीज़ हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका यूज़ करना है। तेल मिश्रित, अगर पानी में तेल मिला हो तो वो भी क्या है? अपशिष्ट जल है, क्योंकि वो पीने योग्य रहा तो नहीं, बट उसका भी कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, काले भूरे रंग का जल जो सिंक, सिंक मतलब क्या होता है? किचन सबके घर में होता है ना, किचन में बेसिन होता है जहाँ हम लोग बर्तन वगैरह साफ करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? सिंक कहते हैं। शौचालय, लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में हम लोग कपड़ा धुलने डालते हैं तो फिर सेम प्रोसेस कि कपड़ा तो धुल गया, साफ हो गया, बट जो शेष बचा हुआ जल रह गया वो क्या है? अपशिष्ट है। वो क्या होता है? आदियों नालियों में चला जाता है। जो भी शेष जल का जो शेष बचा हुआ भाग होता है लॉन्ड्री के दौरान, कपड़ा धुलने के दौरान, सिंक के दौरान, ये सब कहाँ चला जाता है? नालियों में चला जाता है। वही क्या कहलाता है? अपशिष्ट जल। जो भी भाग जल का बचा हुआ रह जाता है और जो नाली में चला जाता है वही क्या कहलाता है? अपशिष्ट जल कहलाता है। इस प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, यानी कि उसका भी कहीं ना कहीं यूज़ करना चाहिए, उसका व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। उसे हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए। हालांकि ऐसा करते कोई नहीं है ना? लिखा भले ही है, बताता सबको ही है कि करना चाहिए, करता कोई नहीं है। लेकिन देखिए, नहीं करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ तक अपना प्रयास हो हमें करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जहाँ तक प्रयास हो सके वहाँ तक जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि आगे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है ना कि जिस तरह से अभी हम लोग दूध लीटर में खरीदते हैं ना,
ऐसा नहीं कि पानी नहीं, पानी भी खरीदना पड़ता है। अगर जहाँ पे पानी नहीं मिलता है तो वहाँ पानी भी खरीद के पीना पड़ता है। तो उसी चीज़ को अगर हम लोग अपने माइंड में नोट करें कि अगर जल नहीं होगा तो हमें पानी भी खरीद के पीना होगा, और अभी तो सिर्फ हम पीने के लिए पानी खरीद रहे हैं। और ऐसा कंडीशन आ जाएगा ना कि घरों में कोई भी कार्य करने के लिए हमें जल को खरीद के इस्तेमाल करना होगा। कपड़ा धुलना होगा, बर्तन धुलना होगा, तो उसके लिए भी हमें पानी खरीद के लाना होगा। उससे बेटर है कि अभी जो जल अपशिष्ट हो रहा है उसको हम लोग कहीं ना कहीं यूज करें, जल का व्यर्थ ना करें। ठीक है, चलिए। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। यानी कि ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा गया है कि 1 अरब से अधिक लोग जो हैं उनको पीने योग्य जल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि जल की कमी हो रही है, जल का हम लोग व्यर्थ कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं जल को। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जो है जल संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है और मृत्यु का ग्रास हो जाता है। सिंपल सी बात है कि अगर हमें स्वच्छ जल पीने के लिए नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, और बीमार पड़ जाएंगे तो हमें डेंजर, एक खतरनाक रोग हो सकती है, पकड़ सकती है, जल दूषित रोग जिसको बोलेंगे। उसके कारण हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमें जल को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, उसका अच्छे से यूज करना चाहिए। देखिए, यही वो नल जल है जो अपशिष्ट है, यानी कि जो यूज करने के बाद नालियों में बहाया जा रहा है। स्वच्छ जल मानवों की स्वच्छ जल जो है मानवों की मूलभूत आवश्यकता है, यानी कि जल ही जीवन है। मतलब मानव के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल है तो कल है ना? जल के बिना कल संभव नहीं है, यानी कि जल है तो कल है, क्योंकि जीवन जल पे ही निर्धारित है। यदि जल उपलब्ध है तो आपका भविष्य क्या है? सुरक्षित है। 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ये चीज याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? 22 मार्च जो है वो क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वाहित मल। देखिए, जल किस किस प्रकार से अशुद्धियां हो जाती है, जल की अशुद्धियां। एक हो गया कार्बनिक अशुद्धियां, मतलब कि जल का जो अपशिष्ट भाग होता है, जो पाया जाता है, उसमें अलग अलग तरह की अशुद्धियां पाई जाती है। किसी में कार्बनिक हो गया, किसी में अकार्बनिक हो गया, किसी में पोषक तत्व हो गया, जीवाणु हो गया, सूक्ष्मजीव हो गया। अलग अलग जो जल का बचा हुआ शेष भाग होता है उसमें अलग अलग प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है। जैसे कि क्या हो गया? मानव मल, तेल, मूत्र, फल और सब्जी का कचरा, जो फल का और सब्जी का छिलका हो गया, धोवन हो गया, वो सब क्या है? उन सब जलों की जो अपशिष्ट भाग होती है उसमें कार्बनिक अशुद्धियां पाई जाती है, यानी कि उसमें कार्बन की अशुद्धियां होती है। एक हो गया अकार्बनिक अशुद्धियां, यानी कि नाइट्रेट, फॉस्फेट और धातुएं, इन सभी से जो जल का अपशिष्ट भाग होता है उसमें अकार्बनिक अशुद्धियां पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है पोषक तत्व। तो जो फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, इन सब से जो युक्त पदार्थ से जो बचा अपशिष्ट जल का भाग होता है उन सब में पोषक तत्वों की कमी देखी जाती है। विब्रियो कोलर और सल्मोनेला पैराटाइफी, इन सबों में जीवाणु की कमी पाई जाती है। उसी तरह से प्रोटोजोआ में सूक्ष्मजीव की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो अलग अलग जो जल का अपशिष्ट भाग होता है उसमें अलग अलग प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है ना? जैसे कि तेल हो गया, तो तेल का जो बचा हुआ पानी जो जल हो जाएगा अपशिष्ट, वो तो अलग टाइप का होगा ना। कचरा का धोवन हो गया तो उसको मिक्स हो गया, उसमें फल धोए वो गंदा हो गया, उसमें क्या हो गया? क्या पाया जाएगा उसमें, बताइए? तेल, फल, सब्जी, इन सभी चीजों के जो जल का अपशिष्ट भाग होगा उसमें कार्बनिक अशुद्धियां पाई जाएगी। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से मैंने सारा बता दिया अभी आप लोगों को। नेक्स्ट है मल जल प्रशोधन, ये क्या है? या फिर घरेलू अपशिष्ट जल प्रशोधन। देखते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट।
अपवाही जो गंदा जो जल होता है और घरेलू दोनों प्रकार के अपशिष्ट जल और घरेलू मल जल से संदूषित पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? सीवेज कहेंगे। क्या कहेंगे? सीवेज कहेंगे। क्या जी? सीवेज, सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, इन चीज़ों को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, इसमें भौतिक और रासायनिक और जैविक संदूषित पदार्थों को हटाने की भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं शामिल है। यानी कि भौतिक को हटाने के लिए भौतिक प्रक्रियाएं शामिल है, रासायनिक को हटाने के लिए रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, जैविक को हटाने के लिए जिस तरह से उन दोनों को हटाएंगे इस तरह से जैविक प्रक्रियाएं भी है जैविकों को हटाने के लिए। देखिए, इसका उद्देश्य एक अपशिष्ट प्रवाह या प्रशोधित गंदा जल होता है और एक ठोस अपशिष्ट या कीचड़ का उत्पादन करना है। ये क्या करता है? कीचड़ का उत्पादन करता है, यानी कि उसका कीचड़ पैदा निर्माण करता है, जो वातावरण में निर्वहन और पुनः प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। यह सामग्री अक्सर अनजाने में कई विषाक्त कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों से संदूषित हो जाती है। यानी कि हम अनजाने में गलती कर देते हैं, जल बहा देते हैं और उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक का के कारण अशुद्धियां हो जाती है। ठीक है, स्वच्छता की स्थिति के लिए कम लागत के लिए वाहितमल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जरूरी भी है। अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में हम सभी को भूमिका निभानी है। देखिए, सरकार क्या है ना कि सरकार जो है बहुत सा योजनाएं चलाती है, परियोजनाएं चलाती है। किन लोगों के लिए? आम जनता, आम मनुष्य, हम ही लोगों के लिए तो वो ऐसा करती हैं। तो देखिए, कहा भी जाता है कि कोई भी काम ना जो सहयोग से, सहमति से सबका जल्दी पूर्ण हो जाएगा, वो काम को अकेले करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए अगर कोई कार्य सरकार कर रही है, कोई योजनाएं, कोई परियोजनाएं चला रही है, तो उन परियोजनाएं में, योजनाओं में हम लोगों को भी अपना समर्थन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ताकि वो कार्य जल्द से जल्द संपन्न हो सके और हम लोगों को भी लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। यानी कि मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य मतलब कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना, तो आप ऐसा मत सोचिए कि मेरा आगे वाला वो करेगा तभी तो हम भी करेंगे, अगर वो नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं करेंगे, मतलब उस पर डिपेंडेंट नहीं होइए। अगर कोई अच्छा काम करने की बारी आए ना, तो किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट मत होइए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, खुद से कीजिए, किसी पर डिपेंडेंट मत रहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो करेगा तभी हम करेंगे, उसकी मर्जी है, वो ना करे, हमारा मन, हम करेंगे, अच्छा काम है, अपना सहयोग जरूर निभाएंगे। जल शोधन, घरों की जल की आपूर्ति के लिए सीवर बिछाया जाता है। घर का गंदा जल निकासी और मल विसर्जन की व्यवस्था करता है। कौन करता है? सीवर करता है। नेक्स्ट है प्रदूषित जल का उपचार। जल प्रदूषण पर नियंत्रण करने का प्रभावशाली साधन जल उपचार है। अर्थात जो वाहित मल, घरेलू गंदगी आदि को विविध विधियों से उपचारित कर उसे जल स्रोतों में मिलने से पूर्व शोधित किया जाए। ठीक है, और तत्पश्चात उसका उपयोग जो है सीधा सिंचाई में अथवा अन्यत्र विसर्जन हेतु कर दिया जाए। सिंचाई के लिए भी हम उस जल का यूज कर सकते हैं, खेतों में सिंचाई के लिए, फसल उपजाने के लिए। चलिए नेक्स्ट है सामान्य रूप से विभिन्न प्रकार की छल्लों का उपयोग कर मोटे रूप में जल की गंदगी अलग कर दी जाती है।
छलनी का मतलब सब लोग जानते होंगे, आमतौर पे घरों में आटा, गेहूं, चावल चालने के लिए जो छलनी होती है, उसी प्रकार से बालू, हर मटेरियल्स को, हर पदार्थ को अलग करने के लिए, फिल्टर करने के लिए एक छन्नी का यूज़ किया जाता है। तो उसी प्रकार से जो जल में मोटे मोटे कण, जो अशुद्धियाँ पाई जाती है, उसको हटाने के लिए छन्नों का यूज़ किया जाता है। ठीक है। कुओं के जल को उबाल कर अथवा कतिपय रसायन मिश्रित कर उपयोग योग्य बनाया जाता है। आजकल गांव में भी ऐसा है, शहर में ज़्यादातर है, लोग घर के पानी नहीं पीते हैं, घर का पानी यूज़ नहीं करते पीने के लिए, वो पानी खरीद के लाते हैं। तो जो पानी खरीद के लाते हैं उसका पानी में थोड़ा सा टेस्ट चेंज होता है। क्यों? क्योंकि वो फिल्टर किया हुआ रहता है, उसमें केमिकल के थ्रू, छन्नी के थ्रू उसको फिल्टराइजेशन किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, तब हम उसको यूज़ करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वो जल हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बट ऐसा नहीं है। अगर जो डायरेक्ट नीचे ज़मीन के थ्रू पानी जो आ रहा है, पानी तो सारा ज़मीन के थ्रू ही आता है ना। समरसेबुल वगैरह हो गया, कल कुआं का पानी को अगर आप बॉईल करके पीते हैं तो वो भी पानी ऐसा नहीं कि आपके लिए वेस्ट होगा, वो भी पानी बढ़िया है, बस अपने सोच पे डिपेंड है। आजकल लोग ज़्यादा डेवलप हो गए हैं तो फिल्टर वाले पानी पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, है ना। किंतु प्रमुख समस्या जो है वाहित मल जल के उपचार की है। नगरों एवं कस्बों की नालियों से बहता हुआ जो जल स्रोतों तक पहुंच जाता है, इसके उपयोग की अनेक विधियां तथा अनेक संयंत्रों का इसमें प्रयोग होता है। जो वाहित मल जल मल का उपचार प्रकरण 3 चरणों में, यानी कि प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया और तृतीयक में पूर्ण होता है। यानी कि जलों का उपयोग हम लोग 3 चरणों में पूरा करते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट हो गया प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार में हो गया छानना, अपसादन आदि होता है। छानने की प्रक्रिया में जाली से पानी को क्या करती है, गुजारने पर तैरती हुई वस्तुएं, जैसे कपड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गया, टुकड़े हो गए, लकड़ी के टुकड़े हो गए, छोटे छोटे कीट हो गए, कूड़ा करकट हो गए आदि में क्या होता है, उसमें रुक जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम लोग छोटा सा ग्लास में पानी ले लिया, छोटा सा बाल्टी में पानी ले लिया, उसको छानेंगे, छान सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छानने की प्रक्रिया वहाँ की जाती है जहाँ जलों की अधिक मात्रा हो गई, यानी कि नदी हो गया, तालाब हो गया, समुद्र हो गया, वहाँ पे जब हम लोग जैसे लकड़ी का कोई मतलब कोई भी वेस्ट मटेरियल, कपड़ा हो गया, कूड़ा करकट, लकड़ी, कुछ भी हम लोग अगर डाल देते हैं ना, तो वो पानी क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है, जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो उसी जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम लोग छानने की प्रक्रिया करते हैं, और यह प्रक्रिया प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो जाल लगाया जाता है और उसके थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जल में, उसको क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, और जल फिर स्वच्छ हो जाता है। नेक्स्ट है, छोड़े, उसमें रुक जाता है। छानने के पश्चात मल जल को मशीन से पीसा जाता है और उसे अपसादन कक्षों से गुजारा जाता है, जिससे ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं। उनको लैब में ले जाके, फिर मतलब लैब में ले जाके नहीं, लैब के थ्रू उनको फिल्टराइजेशन किया जाता है, और फिर वो क्या हो जाता है, उनमें जो ठोस पदार्थ, जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, सारा नीचे बैठ जाते हैं, और जल क्या हो जाता है, स्वच्छ होके अलग हो जाता है। द्वितीयक उपचार किस प्रकार से होता है, तो द्वितीयक उपचार में मुख्यतः जैविक उपचार किया जाता है तथा इससे सूक्ष्म घुलित या निलंबित पदार्थों के कण अलग कर दिए जाते हैं। जो निलंबित पदार्थ होते हैं, उनके जो कण होते हैं, उनको क्या कर दिए जाते हैं, अलग कर दिए जाते हैं। जैविक उपचार 3 प्रकार का होता है। प्रथम हो गया अवायवी आपंक पाचक, द्वितीय हो गया स्वच्छ बाह्य स्राव उपचार, और तृतीय हो गया च्यावित निस्यंदक में ऑक्सीकरण। इस क्रिया में समस्त जीवाणुओं को नष्ट कर अंत में क्लोरीनीकरण क्रिया द्वारा उसकी दुर्गंध समाप्त कर दी जाती है, और इस क्रिया में अनेक प्रकार की विकसित मशीनों का भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाने लगा है। केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये जानेंगे आप लोग कि क्लोरीन के थ्रू भी जल का क्या होता है, सफाई होता है, यानी जल को स्वच्छ किया जाता है। तो उसी को क्लोरीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरीनीकरण कहते हैं। ठीक है, क्लोरीनीकरण।
इन्हीं सब क्रियाओं द्वारा जल को भी स्वच्छ किया जाता है। तो ये क्या हो गया, ये द्वितीयक उपचार हो गया जल को स्वच्छ करने के लिए। नेक्स्ट हो गया तृतीयक उपचार। एक मिनट। तृतीयक उपचार ये है, क्या? चलिए, तृतीयक उपचार में क्या है? तृतीयक उपचार में दोनों क्रियाओं से प्राप्त जल को रासायनिक एवं यांत्रिकी पद्धतियों से उपचारित किया जाता है, यानी कि उसका उपचार किया जाता है। मतलब ये जो हम लोग फर्स्ट ट्रीटमेंट किए, सेकंड ट्रीटमेंट किए, उन दोनों क्रियाओं को सम्मिलित करके रासायनिक विधियों द्वारा क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है, तथा उसमें शेष नाइट्रेट एवं फॉस्फेट पदार्थों का भी निराकरण कर दिया जाता है और उपयुक्त सभी क्रियाओं से उपचारित जल पुनः किसी भी उपयोग में लिया जा सकता है। यानी कि जब हम लोग जल का इस तरह से ट्रीटमेंट करके उसको स्वच्छ कर लेंगे तो उसका पुनः हम लोग उपयोग में यूज कर सकते हैं। इसके पश्चात यदि किसी जल स्रोत में इसे डाला जाता है तो इससे कोई हानि नहीं होती है। यानी कि जहाँ भी जल का जो सोर्स हो गया, नदी तालाब हो गया, अगर उसमें हम इसको मिलाते हैं तो कोई किसी प्रकार की हमें हानि नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट है, हम किस तरह जल की अपशिष्ट पदार्थों को कम कर सकते हैं। यानी कि जो जल में अपशिष्ट पदार्थ पाया जाता है उसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अपशिष्ट पदार्थों और प्रदूषकों को, क्या है, अपशिष्ट पदार्थ और प्रदूषकों को उनके स्रोत पर ही कम करने अथवा हटा देने की एक विधि इस बात के प्रति सचेत रहना कि आप नालियों में किस प्रकार के पदार्थ बहा रहे हैं। अपशिष्ट पदार्थ की कमी कैसे होगी स्वच्छ जल में? यानी कि जब हम जल में अगर कुछ भी बहा रहे हैं, कूड़ा कचरा डाल रहे हैं, तो हम ध्यान रखेंगे कि हम किन तरह की चीज़ों को उसमें डाल रहे हैं, उससे हमारा जल व्यर्थ होगा या नहीं होगा। इस बातों का हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए, खाना पकाने के तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए, वो जाम हो जाता है, सिंक जो है वो जाम हो जाता है। ये पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमाकर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं, यानी कि उसको रोक सकते हैं, और खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती है। यानी कि जब ये खुली नालियों में चली जाती है तो जहाँ मृदा होता है, जिससे हम लोग फसल उपजाते हैं, तो मृदा में जो रंध्र होते हैं वो उनको बंद कर देते हैं। इसीलिए ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, इन बातों का सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभाविता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तेल और वसाओं को हमें कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि तेल हो गया, वसा हो गया, खाना बनाने के दौरान जो भी यूज़ करते हैं उन सबको हमें नालियों में सीधा नहीं डालना चाहिए, कूड़ेदान में डालना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हो गया पेंट विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल, औषधियाँ आदि रसायन उन सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं जो जल के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं। यानी कि छोटे छोटे कीट होते हैं कुछ जो जल की शुद्धि करते हैं, ठीक है ना। तो पेंट हो गया, अस्थि हो गया, इन सबों से भी जो अपशिष्ट पदार्थ बचा होता है, इन्हें भी हमें अपशिष्ट जल में या जल में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि जो जल में छोटे छोटे कीड़े होंगे ना, वो उनसे उनकी मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, तो वो जल की शुद्धि नहीं कर पाएंगे। वो जीवित रहेंगे तब तो जल की शुद्धि करेंगे, इसीलिए उन्हें हमें जल में नहीं फेंकना चाहिए। इसलिए इन्हें नाली में मत बहाइए, ठीक है, इसे कूड़ेदान में ही डालिए। प्रयुक्त चाय की पत्ती, चाय बनाते हैं तो उसकी जो पत्ती बची रह जाती है, बचे हुए ठोस से खाद्य पदार्थ, मृदु खिलौने, रुई, सैनिटरी टॉवेल आदि को भी कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए, नहीं तो इससे भी अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाएगी। ये नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं, ये भी नालियों को जाम कर देते हैं, है ना। ऐसे अपशिष्ट ऑक्सीजन का मुक्त प्रवाह नहीं होने देते हैं, जिससे निम्नीकरण का प्रक्रम बाधित होता है। देखिए, जल दूषित होगा वो तो होगा ही, और उसी जल को फिर हम यूज करेंगे,
तो कितना बड़ा नुकसान होगा हमारे लिए भी वो। इससे बेटर है कि हम उस चीज़ को उसमें फेंके ही ना, उसी टाइम में हम सावधानी बरत ले कि उसको कूड़ेदान में फेंके, जल में ना बहाएं, नाली में ना फेंकें। ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है स्वच्छता और रोग। स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल अनेक रोगों का कारण बनते हैं। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी मल वेवन व्यवस्था की सुविधाओं से वंचित है। ठीक है, हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारों, रेल की पटरियों, खेतों और अनेक बार सीधे जल स्रोतों में मल त्याग करते हैं, और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भी जल दूषित हो जाता है और उसी जल का फिर हम उपयोग करते हैं और उसी से फिर हम रोगी बीमार होंगे। ऑफ कोर्स प्रदूषित जल का यूज़ करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, इसीलिए हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अनुपचारित मानव मल जो होता है, जो हम लोग त्यागते हैं, स्वास्थ्य संकट का एक कारक बन सकता है। इससे जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है, और जल और मृदा का प्रदूषण होगा तो जल तो पीने में हमें कमी होगी ही, हम बीमार पड़ेंगे ही, साथ में फसलों की उपजाऊ में भी हमें असर आएगा, इफेक्ट पड़ेगा। इससे बेटर है कि हम उसी टाइम में सावधानी बरतें और इन सब चीज़ों को नालियों में ना बहाएं, कूड़ेदान में ही फेंकें। सतह पर उपलब्ध जल और भौम जल दोनों मानव जल मल से प्रदूषित हो जाते हैं। भौम जल कुओं और ट्यूबवेल, नलकूपों, झरनों और अनेक नदियों के लिए जल का स्रोत होता है, और अतः अनुपचारित मानव मल और जल जनित रोगों का सबसे बड़ा सुगम पथ बन जाता है। इनमें हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, पोलियो हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, पेचिस हो गया, इन सब रोग से हम ग्रसित हो सकते हैं। इसीलिए इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हमारा आज का लास्ट पॉइंट था कि अगर हम स्वच्छ जल का यूज़ अच्छे से नहीं करेंगे तो हम किस प्रकार से बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए हमें किस प्रकार से जल को बचाना है, कूड़े कचरे को नाली में नहीं सीधा फेंकना है, उसे कूड़ेदान में ही वेस्ट डालना है। कूड़ेदान किस लिए बनाया गया? कूड़े फेंकने के लिए तो बनाया गया है। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि जल में जाके बहा दिए, नाली में जाके फेंक दिए। ऐसा नहीं करना है। तेल से, वसा से जो भी युक्त अपशिष्ट पदार्थ होगा उसे भी हमें कूड़ेदान में बहाना है। जो हम मल त्यागते हैं उसे भी हमें नदी के किनारे में, रेल पटरियों में, इन सब जगहों में ऐसे मल त्याग नहीं करना चाहिए। इनसे भी जल दूषित हो सकता है, और जल दूषित होगा तो हम बीमार पड़ेंगे, और मृदा को भी उससे पॉल्यूशन पहुँचेगा, मृदा को भी नुकसान होगी, और फसल पे भी असर आएगा। मतलब सीधी सी बात है ना कि हमारे ऊपर नुकसान पहुँचेगा। मृदा और जल ही तो है, फसल के लिए मृदा और जीने के लिए जल, यही दो चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हमें इन दोनों बातों का अच्छे से ध्यान रखना होगा, और जल को किस प्रकार से बचत करना है, उसका किस प्रकार से उपयोग करना है, और बचे हुए जल का कहाँ यूज़ करना है, इन सभी बातों का भी हमें अच्छे से ध्यान रखना होगा। तभी हम जल का सेव कर पाएंगे और अच्छे से उसका यूज़ कर पाएंगे, ताकि आने वाले दिनों में हमें जल के लिए तरसना ना पड़े, जल को खरीदना ना पड़े। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लास्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए। वेबसाइट पे जाके नोट्स अपलोड किया गया है, वहाँ पे जाके आप लोग नोट्स अच्छे से बनाइए और पढ़ाई के लिए। तब तक के लिए आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए। मस्त, थैंक यू।